अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है स्ट्रिंग्स। ठीक है, लैब इस पर ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन इस पर एक और लैब मज़ीद बाकी है, तो अभी ये कंटिन्यूएशन में है टॉपिक। तो हम इसे थ्योरी में आज स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट्स हैं: डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, लाइब्रेरी फंक्शन। कुछ एग्जांपल हैं पैलिंड्रोम की, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ करेक्टर और सब स्ट्रिंग की। ठीक है, ये कुछ खास एग्जांपल थी तो मैंने इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेक्चर नंबर आज हमारे पास 23 है। ठीक है, हम सेशन से आगे ही चल रहे हैं और आज के हमारे टॉपिक्स देखा जाए तो वो स्ट्रिंग डेक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और लाइब्रेरी फंक्शंस ही हैं, जो कि ऑलरेडी हम लैब में कवर कर चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कवर कर भी चुके हैं तो जिनको समझ में आई भी बात ठीक है, जिनको नहीं आई उनके लिए रिकैप। तो स्ट्रिंग क्या है? जैसे कि बताया गया कि स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी ये एरे से ही कंटिन्यूशन में चैप्टर है, लेकिन एक ख़ास नाम दे दिया जाता है। अगर करेक्टर डेटा टाइप का एरे हो तो उसे स्ट्रिंग कह दिया जाता है। तो अगर एरे आपका करेक्टर डेटा टाइप का है तो उसे हम स्ट्रिंग कह देते हैं। और स्ट्रिंग क्यों कह देते हैं या क्यों इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक रखा गया है? क्योंकि इसकी वर्सेटैलिटी ज़्यादा है और आप सबसे ज़्यादा जिस डेटा टाइप से डील करते हैं रियल लाइफ में वो स्ट्रिंग ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी साइट पे जाकर लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं तो आप जो उसको डेटा सप्लाई करते हैं वो स्ट्रिंग ही होता है, यानी कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है। आप उसमें मल्टीपल कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं, उसमें स्पेशल सिंबल भी ऐड कर देते हैं, फिर आप चाहे पासवर्ड में नंबर्स ऐड कर दें, कुछ भी करें। आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन या कहीं पर भी, तो आप जिस डेटा टाइप से डील कर रहे होते हैं या डेटा जिस डेटा स्ट्रक्चर में सेव हो रहा होता है बैकग्राउंड में, वो क्या कहलाता होता है? एक्चुअली स्ट्रिंग होता है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है और इसीलिए हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग चूंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता था तो इसके लिए क्या किया गया कि एक लाइब्रेरी बना दी गई और उसमें कुछ यूज़फुल फंक्शन जो बार बार ज़रूरत पड़ती है वो इसमें ऐड कर दी गई। ठीक है, तो हम उन फंक्शंस को आज देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी में दो आपके पास फंक्शन मौजूद हैं। स्ट्रिंग लाइब्रेरी में भी हैं, stdio.h में भी हैं ये दोनों फंक्शन। जैसे कि हमने लैब में देखा था कि ये stdio में भी अब हैं, क्योंकि इतने कॉमनली यूज़ होते हैं कि इसको stdio में भी रेप्लिकेट कर दिया गया। तो पुट्स का फंक्शन यूज़ होता है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। आप चाहें तो printf भी यूज़ कर सकते हैं। और गेट्स का फंक्शन डेडिकेटेड है स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए, या आप चाहें तो scanf भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन है स्कैनएफ की, कि स्कैनएफ जो है स्ट्रिंग में अगर बीच में स्पेस आ जाए तो वहाँ पे रीड करना छोड़ देता है और आप स्ट्रिंग को पूरा कंप्लीटली रीड नहीं कर पाते। तो इसीलिए यूज़ गेट्स फॉर टेकिंग इनपुट एज स्ट्रिंग, यानी जब आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना हो यूज़र से तो यूज़ गेट्स, तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू स्कैनएफ। इस पर हमने लैब में अच्छे से बात की, एग्जाम्पल देखी है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि ये क्या बात कही जा रही है। ठीक है, एक सामने सिंपल सी एग्जांपल है। मैंने करेक्टर का एरे बनाया, माई स्ट्रिंग उसको नेम दे दिया और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में उसको दिस इज आ स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, और सिंपली मैंने किया पुट्स माई स्ट्रिंग, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ जो डिट्टो मैंने लिखा था वही आ गया। ठीक है, और हम अगर मैं बात करूँ डिट्टो जैसा मैंने लिखा वैसे ही आ गया, तो इस तरह की हम चीज़ डे वन से करते आ रहे हैं। और वो क्या चीज़ है कि जब मैं प्रिंटफ फंक्शन में कुछ भी डबल कोट्स में लिखता हूँ तो क्या होता है, वो भी एज इट इज़ आउटपुट पे डिट्टो ही आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंटफ का फंक्शन, प्रिंटफ एक फंक्शन है, तो प्रिंटफ फंक्शन जो इस टाइप का डेटा इनपुट लेता है वो एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग डेटा इनपुट लेता है। वो फंक्शन स्ट्रिंग डेटा इनपुट लेता है और फिर उस लिहाज से क्या करता है, स्ट्रिंग डेटा इनपुट लेकर आपको जो भी कंटेंट्स होते हैं उसको डिस्प्ले कर देता है। लेकिन थोड़ा उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन हम बना लेते हैं।
ठीक है, खैर वो हमारा फ़िलहाल कंसर्न नहीं है तो उस पे नहीं जाते, अभी हम स्ट्रिंग पर रहते हैं। तो एक चीज़ क्या सीखी हमने कि स्ट्रिंग को पुट्स करके मैं प्रिंट करा सकता हूँ और स्ट्रिंग को अगर मुझे असाइन करना है तो मैं डबल कोट्स में भी असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिंपलेस्ट तरीका है। एक और भी तरीका है कि आप एरे की तरह कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज़ करें। ठीक है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका यही है, सिंपल कि आप स्ट्रिंग की डेटा टाइप लिखेंगे, कैरेक्टर ही होगी, स्ट्रिंग को नाम देंगे और स्ट्रिंग के आगे साइज़ बता देंगे। ठीक है, इनिशियलाइज़ करने का तरीका क्या है कि आप डबल कोट्स के अंदर जो भी डेटा देंगे वो एज़ इट इज़ इसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनिशियल वैल्यू और स्ट्रिंग था मेरे पास, स्ट्रिंग की साइज़ है 20 यानी इसकी इंडेक्सेस कहाँ तक जाएँगी 19 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 19। तो अगर आप प्लेसमेंट देखें तो पहली पोजीशन पे आई, दूसरे पे एन, फिर आई, फिर टी, फिर आई ए एल। स्पेस भी एक करेक्टर होता है, इसका भी कोड होता है आस्की चार्ट में, तो ये स्पेस ने जगह ले ली। फिर वी ए एल यू ई, लेकिन ये चीज़ जो मैंने यहाँ देख रहा हूँ ये एंटर नहीं की थी, लेकिन ये खुद ब खुद इंसर्ट करती जाती है जब भी मैं स्ट्रिंग को इस तरीके से इनिशियलाइज करता हूँ डबल कोट्स में, और ये चीज़ कहलाती है नल करेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग 13 पे क्या है, एक स्पेशल करेक्टर खुद ब खुद आ गया है और ये कहलाता है नल करेक्टर। और ये क्या करता है, एक्चुअली ये मार्क करता है एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ये बता रहा होता है कि स्ट्रिंग मेरा यहाँ पर एंड हो गया है। क्यों, अगर ये मैं मार्किंग ना करूँ तो क्या होगा कि जब मैं इसको प्रिंट करूँगा इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू भी प्रिंट होगा और उसके बाद ये वाला सेल, ये वाला सेल, ये सारे के सारे सेल में जो भी डेटा है वो सबका सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताना ये है अपने प्रोग्राम को कि भाई आपने जो प्रिंट करना है ना, ये 14 15 और ये वाली लोकेशन प्रिंट नहीं करनी है। तो फिर मैं अपने प्रोग्राम को एक मार्कर देता हूँ, एक आइडेंटिफायर देता हूँ कि बस यहाँ तक रीड करना, और वो एक स्पेशल सिंबल है। तो मैं अपने स्पेशल सिंबल क्या करता हूँ, जहाँ तक मेरा वैलिड डेटा होता है उसके बाद ये नल कैरेक्टर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। तो अब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फंक्शन जो है वो सब यही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट करते वक्त वो देखेंगे कि जैसे ही नल कैरेक्टर आता है तो उसके आगे के कैरेक्टर्स या स्पेसेस को छोड़ देगा, उसे प्रिंट नहीं कराएगा। या अगर मैं, हो सकता है कि सम करना चाह रहा हूँ, सम तो नहीं खैर स्ट्रिंग पे होता, या मैं कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ अपर केस या लोअर केस में, तो मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ उस डेटा की कन्वर्जन करनी है जो डेटा मेरा वैलिड है। ये वाला डेटा जिस पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है सब इनवैलिड डेटा है, तो मुझे इस पे प्रोसेसिंग नहीं करनी है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, एक स्पेशल कैरेक्टर जिसे नल कैरेक्टर कहा जाता है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो जब मैं डबल कोट्स में करता हूँ तो ये काम मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैंने बताया था जैसे कि लैब में एक-एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में इनिशियलाइज़ कराऊँगा तो फिर मुझे नल कैरेक्टर खुद ही से इंसर्ट करना पड़ता है। ध्यान रहे कि स्ट्रिंग के लिए आप जब भी मेमोरी रिज़र्व करवाएँगे तो एक एक्स्ट्रा आपको रखनी पड़ती है मेमोरी की रिक्वायरमेंट, यानी एक एक्स्ट्रा ब्लॉक कह लें या एक एक्स्ट्रा सेल आपको रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पे नल कैरेक्टर प्लेस होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात बता दूँ कि नल कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग की लेंथ का पार्ट नहीं होता। स्ट्रिंग की लेंथ आपकी यहीं तक काउंट होगी ई तक, क्योंकि ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है, जस्ट ये बता रहा है कि स्ट्रिंग इससे पहले-पहले तक है और ख़त्म हो गया है। तो अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ निकालूँगा तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आएगी। ठीक है, ये लेंथ में इंक्लूड नहीं होगा। ये जस्ट एक मार्कर है जो ये बता रहा है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड का डेटा वैलिड है और इसके राइट हैंड साइड का डेटा सब इनवैलिड है। तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसेसिंग या काम किस पे करें, लेफ्ट हैंड साइड वाले डेटा पे करें, राइट वाले को छोड़ दें या इग्नोर कर दें, आगे उसमें गार्बेज है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे ये पता लग जाता है कि मुझे एक्चुअली स्ट्रिंग में कहाँ तक जो है डेटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, नल कैरेक्टर है, कैरेक्टर बैकस्लैश ज़ीरो है। ठीक है, कैरेक्टर का क्या है, बैकस्लैश ज़ीरो, ओ नहीं है, इट्स अ ज़ीरो। ठीक है, तो इसको आप लोग जो कॉपी पे लिखें तो भी ध्यान रखिएगा ये ज़ीरो ही लगना चाहिए। अगर ओ लगेगा तो फिर डोंट ब्लेम मी कि सर आपने मेरे मार्क्स क्यों काट लिए, तो वो ओ नहीं लगना चाहिए, वो ज़ीरो ही लगना चाहिए। ठीक है, ओ जो है वो सर्कुलर होता है लेकिन ज़ीरो थोड़ा सा ओवल शेप में होता है, तो मेक श्योर कि ये ओ ना लगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी होती है हमारे पास, उसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शन मौजूद हैं जैसे कि
स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन मौजूद है strcpy। ये फंक्शन क्या करता है कि ये वाले कंटेंट इसमें कॉपी कर देता है, यानी इसमें दो स्ट्रिंग इनपुट दिए जाते हैं, तो ये स्ट्रिंग जो राइट हैंड साइड वाला है उसको कॉपी कर देता है स्ट्रिंग लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, कॉपी के फंक्शन की क्या ज़रूरत है, इसलिए कि आपको पता है कि मैं अभी तक तो ऐसे लिख लेता था कि a इक्वल्स टू बी, तो इससे क्या होता था कि b के कंटेंट्स कॉपी हो जाते थे a में। लेकिन ध्यान रहे कि उस वक्त a भी एक सिंगल वेरिएबल होता था और b भी एक सिंगल वेरिएबल। जबकि स्ट्रिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग सिंगल वेरिएबल नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को मैं इक्वल्स टू करके कॉपी नहीं कर सकता, अगर मैं करूँगा तो कंपाइलेशन एरर आएगा। लैब में हमने ये बात वेरीफाई भी की थी। तो इस वजह से अगर मुझे ये इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि कंटेंट्स को कॉपी करना है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन, जो ऑलरेडी किसी ने मेरे लिए बना दिया है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। लेकिन अगर नहीं बना होता तो मुझे बिल्कुल कॉपी करने के लिए वही तरीका लगाना पड़ता कि एक-एक करके फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी हैं आखिर तक सारे के सारे कॉपी करने पड़ते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं एरे में कर रहा था। ठीक है, तो होता वही है, बैकग्राउंड में इस फंक्शन को किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हो तो ऐसे ही रहा है। हम इसकी जब नेक्स्ट लेक्चर में आएँगे तो मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी दिखाऊँगा, तो आप देखेंगे कि हम इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, यानी कि ऑलरेडी बिल्ट इन हमारे पास फंक्शन है कॉपी का और इसे हम कॉपी के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है strncpy, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है n। n का फैक्टर ये बता रहा है कि इस स्ट्रिंग में से इसमें कॉपी तो करने हैं, लेकिन कितने कैरेक्टर करने हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरू के 5 कैरेक्टर को कॉपी करेगा, बाकी को कॉपी नहीं करेगा। तो n में बस ये फीचर है कि टोटल कॉपी नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ और सिर्फ n एलिमेंट इसमें से कॉपी करना चाह रहे हैं। सेकंड यूजफुल फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग कैट या स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का फंक्शन। ये क्या करता है कि अगर आप इसको दो स्ट्रिंग देंगे तो इन दोनों को सॉर्ट ऑफ मर्ज कर देगा, यानी एक स्ट्रिंग के आगे दूसरा स्ट्रिंग अपेंड कर देगा। ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी ट्रेन वाली, कि अगर आपको दो ट्रेन्स हैं और उनको ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे कि से एक में 3 डब्बे लगे हुए हैं और दूसरे में 4 लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि 3 वाली के पीछे 4 लगा देते हैं, तो ये ऑपरेशन कहलाता है कंकैटिनेशन। ये मैंने एक मिसाल पहले दी थी जहाँ पे हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। तो कंकैटिनेशन इस ऑपरेशन को कहा जाता है कि आप दो डेटास को बैक टू बैक अटैच कर दें, अपेंड कर दें। इसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जैसे कि मैंने बताया, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पे फील्ड में पूछा जाता है आपका फर्स्ट नेम, आपका पूछा जाता है लास्ट नेम, और जब आप अकाउंट बन जाता है, आप लॉगिन करते हैं, तो आप देखते हैं आपका फुल नेम डिस्प्ले हो रहा है। तो आपका फुल नेम कैसे डिस्प्ले हो जाता है, आपने तो कहीं पे भी फुल नेम सप्लाई नहीं किया होता, कहीं पे भी आपने फुल नेम एंटर नहीं किया होता। तो इस तरीके से पॉसिबल होता है कि वो आपके फर्स्ट नेम को कंकैटिनेट करता है आपके लास्ट नेम के साथ और उसे मिल जाता है फुल नेम। तो ये करना आसान है। या तो ये भी कर सकता है वो, आपको क्या है, एंटर योर फुल नेम, लेकिन फिर उसके लिए मसला है कि फुल नेम से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालना मुश्किल होता है, यानी प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है। आसान क्या है कि मैं आपसे नेम ले लूँ इंडिविजुअल उसमें, ताकि मेरे पास फर्स्ट नेम भी रहे, यानी फैमिली नेम भी रहेगा, आपका एक्चुअल नेम भी रहेगा, और साथ-साथ अगर मुझे पता करना हो कि आपका कंप्लीट नेम क्या है, तो वो तो बड़ा आसान है, कंकैटिनेट करना आसान होता है, उस तरीके से मैं फाइंड आउट कर। तो कंकैटिनेशन की एप्लीकेशन एक मैंने आपको रियल बताई कि इस तरीके से होती है कि दोनों नाम मिला के आप फुल नेम बना सकते। कंकैटिनेशन में भी एन वाला फ्लेवर मौजूद है, यानी आप पूरा का पूरा कंकैटिनेट नहीं करना चाह रहे, इसे 4 डब्बों में से सिर्फ 2 लगाना चाह रहे हैं, तो आप एन का फैक्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं एन कंकैटिनेट में। इसके अलावा एक और यूजफुल फंक्शन कंपैरिजन। मतलब ये कि मैं ये भी नहीं लिख सकता कि जैसे मैं ये लिख देता था ना कि a इक्वल्स टू बी, तो इससे मुझे पता लग जाता था कि a और b बराबर हैं। लेकिन ये मैं तब कर सकता था जब a और b मेरे नॉर्मल वेरिएबल थे, यानी सिंगल वेरिएबल थे। लेकिन अगर a मेरा स्ट्रिंग है और b भी मेरा स्ट्रिंग है, तो मैं इक्वल्स टू लगाकर ये नहीं बता सकता कि वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे पूरी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, यानी अगर दो स्ट्रिंग्स को कहा जा रहा है इक्वल हैं,
तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, यानी एग्जैक्टली सेम से मुराद ये है कि अगर एक में हेलो लिखा हुआ है तो दूसरे में भी हेलो ही होना चाहिए, और सारे अगर स्मॉल लेटर हैं हेलो के तो दूसरे में भी सारे स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, तभी मैं कहूँगा कि दोनों स्ट्रिंग इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि स्मॉल और कैपिटल एच में फ़र्क होता है, ये भी आपको पता है, स्मॉल अल्फ़ाबेट का कोड अलग है और कैपिटल अल्फ़ाबेट का कोड अलग है। तो अगर आप इस तरीके के दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराएं कि एक में कैप्स में लिखा हुआ है और एक में स्मॉल में, तो उस केस में क्या होगा कि आपका रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए। तो कंपैरिजन होता ऐसे है, और इसके लिए भी एक बना बनाया फंक्शन है, मैं इसमें दो स्ट्रिंग पास करता हूँ, ठीक है, और उसमें क्या है कि मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर रिजल्ट है मेरे पास, अच्छा एस टी आर सी एम पी ऊपर वाला और एस टी आर एन सी एम पी नीचे आ रहा है, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा था, तो उसमें भी एन का फ्लेवर मौजूद है कि आप पूरा कंपेयर ना कराना चाहें, मैं दो स्ट्रिंग सप्लाई करता हूँ, अगर तो ये दोनों का रिजल्ट ज़ीरो आ गया कंपैरिजन होने के बाद, फंक्शन रिटर्न करेगा ज़ीरो या नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नॉट इक्वल के केस में वो पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, यानी वो ये डिसाइड करता है कि पहला वाला नंबर ग्रेटर है दूसरे वाले से, यानी वो तीन तरह के रिजल्ट देता है, इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। लेकिन इक्वल और इक्वल या नॉट इक्वल मुझे चाहिए होता है, तो मैं सिर्फ ये ज़ीरो वाला केस नॉर्मली टेस्ट करता हूँ कि अगर मैच हो रहा है तो ज़ीरो, नहीं मैच हो रहा तो कुछ भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो में ग्रेटर देन ज़ीरो भी आ जाता है, +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने पहला वाला स्ट्रिंग बड़ा प्रोवाइड किया है या दूसरा वाला। बड़े से मुराद ये है कि उसका कोड बड़ा है, यानी अगर आप एक कैपिटल लेटर में हेलो लिखें और एक स्मॉल लेटर में हेलो लिखें, यानी सिर्फ एच कैपिटल हो और एच स्मॉल हो, तो इसमें जो ग्रेटर कहलाएगा वो कहलाएगा वो जिसमें स्मॉल एच है, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी हमने लैब में की थी, ट्राई करके हमने देखा था, तो रिकैप अगर करना हो तो आप उस लैब में कोडिंग एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो एंड वाला फ्लेवर इसमें भी है, और एक और यूजफुल फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। ये फंक्शन मुझे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड कर देता है, और लेंथ की मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब आप इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, यानी मुझे नहीं पता स्ट्रिंग यूज़र्स ने एंटर किया है, मुझे पता करनी है उसकी लेंथ क्या है, तो मैं उस स्ट्रिंग को str लेंथ को पास कर दूंगा और str लेंथ रिटर्न कर देता है एक इंटीजर जो कि होता है लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज फंक्शन है कुछ स्ट्रिंग लाइब्रेरी, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स में कैसे ये काम करते हैं, तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की बात की जाए, मैंने यूज़र से बोला कि एंटर अ स्ट्रिंग, यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर किया, ठीक है, और मैंने गेट्स के फंक्शन से इसको इसमें इनपुट ले लिया, ठीक है। स्कैन एफ से नहीं ले सकता, आपको पता है कि स्ट्रिंग में अगर स्पेस आ गया तो मसला होगा। गेट्स ए कर लिया, मैक्सिमम मैं इसमें आपको पता है कि 100 तक जा सकता हूँ, लेकिन मैंने चले फाइंड आउट किया एस टी आर लेंथ ए मैंने इसमें पास कर दिया, ए एक स्ट्रिंग है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो लेंथ हो, और लेंथ एक इंटीजर है। चेक कर लेते हैं कि से यूज़र से मैंने कहा कि एंटर अ स्ट्रिंग टू कैलकुलेट इट्स लेंथ, और स्ट्रिंग एंटर किया गया प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड, तो उसने मुझे बताया लेंथ आ रही है 22। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं काउंट करके कि लेंथ 22 है या नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रोग्रामिंग में आ रहे हैं, और सिंप्लीफाइड को चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिंप्लीफाइड में आ रहे हैं, 10 और 11 हो गए हमारे पास 21, 21, और ये एक स्पेस का भी है होगा ऐड, तो ये होगा 22। तो आपने देखा 22 करेक्टर से, तो इसने मुझे 22 लेंथ रिटर्न कर दी। लेकिन अगर मैंने गेट्स ना किया होता, स्कैन किया होता, तो मेरे पास लेंथ सिर्फ और सिर्फ इसकी आती प्रोग्रामिंग की, यानी इस प्रोग्राम में क्या होता कि मुझे जब इनपुट में करता तो इनपुट एक्चुअली प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड नहीं, सिर्फ प्रोग्रामिंग रह जाता, और सिर्फ प्रोग्रामिंग रह जाता तो लेंथ मेरी आती सिंपली 11, तो उस केस में मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट गलत हो जाता है, यानी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता वो ना आता। तो स्कैन एफ अवॉइड करें जब आप स्ट्रिंग से डील कर रहे हो, गो फॉर गेट्स, ठीक है। इट्स सिंपल, क्योंकि ये बनाए गए हैं स्ट्रिंग्स के लिए, और बैकग्राउंड में इनके स्कैन एफ प्रिंटफ भी होंगे, लेकिन हमें उस फिक्र में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट गेट्स और पुट्स करेंगे, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल हो गई। और फंक्शन देख लेते हैं, कॉपी का फंक्शन देख लेते हैं।
अच्छा, कॉपी में क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, सोर्स और डेस्टिनेशन रखी है अच्छी खासी, इनकी मैंने लेंथ रखी हुई है, साइज। यूजर से एक सोर्स स्ट्रिंग लिया, ठीक है, और फिर strcpy का फंक्शन लगा दिया, और उसमें सोर्स प्रोवाइड किया है, तो मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऐसे है, राइट वाला लेफ्ट वाले में कॉपी हो जाता है। तो इसके बाद जब मैं प्रिंट करूँगा तो सोर्स के अंदर जो होगा वही मेरी डेस्टिनेशन के अंदर भी होगा, क्योंकि मैंने कॉपी का फंक्शन अप्लाई किया है। तो ये चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं एक आउटपुट से। तो इनपुट है स्ट्रिंग ओ बॉय, और सोर्स में भी ओ बॉय आ रहा है और डेस्टिनेशन में भी ओ बॉय आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं आ रहा। ओ बॉय पे इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे आ गए? जी क्लास, इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे आ गए ओ बॉय के ऊपर सोर्स और डेस्टिनेशन में? कोई बताना चाहेगा मुझे? जी क्लास, में वेट कर रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स कैसे आए? जी, तो प्रिंट में मैंने बैक स्लैश करके जो डाले हुए हैं इस वजह से आए, ठीक है। ये हमने बहुत शुरू में पढ़ा था कि अगर मुझे इन्वर्टेड कॉमास आउटपुट पे प्रिंट कराने हैं तो मुझे उनको बैक स्लैश के साथ प्रिंट कराना पड़ेगा, वरना अगर मैंने ऐसे ही लिखा तो वो ये समझेगा कि मैंने प्रिंट एफ के सेमीकोलंस को एंड कर दिया है। तो ये वजह है, ठीक है। जस्ट मैं रिकॉल करना चाह रहा था कि आप लोगों को ये बात याद है ये, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंकैटिनेशन की एग्जांपल। कंकैटिनेशन क्या है कि मैंने दो स्ट्रिंग इनपुट लिए यूज़र से, एक ए में ले लिया है, एक बी में ले लिया है। अब अगर मैंने कंकैटिनेट किया है तो कीप इन माइंड कंकैटिनेशन का फ़र्क जो हमेशा पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? लेफ्ट वाले पे। इसमें ध्यान रहे कि कंटेंट्स जिसके भी चेंज होते हैं वो लेफ्ट साइड पे, राइट वाला रीड हो रहा है, लेफ्ट वाला राइट हो रहा है। तो मतलब एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है स्ट्रिंग लाइब्रेरी के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, मैं एम्फेसाइज करना भूल गया कि हर जगह मैं स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड करा रहा हूँ ऑन टॉप। तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसे यूज़र ने क्या एंटर किया। यूज़र ने फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर किया प्रोग्रामिंग और दूसरा स्ट्रिंग एंटर किया सिंप्लीफाइड। तो कंकैटिनेशन होने के बाद ए का रिजल्ट आ गया प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड विदाउट स्पेस। तो आप लोग बताएंगे स्पेस क्यों नहीं आया है इसमें? जी क्लास, इसमें प्रोग्रामिंग और सिंप्लीफाइड के दरमियान स्पेस क्यों नहीं आया? यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया है कंकैटिनेशन का, यहाँ पे प्रोग्रामिंग और सिंप्लीफाइड के दरमियान स्पेस क्यों नहीं है? जबकि आप जब वेब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करते हैं तो वहाँ तो आपके जब फुल नेम डिस्प्ले होता है तो स्पेस आया होता है, यहाँ क्यों नहीं है? अच्छा चलिए, मैं और क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर प्रोग्रामिंग और सिंप्लीफाइड के दरमियान में मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मुझे कोड में क्या चेंजेस करनी पड़ेगी? मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, हो सकता है मैं आपको एक सैम्पल आउटपुट दे दूँ और बीच में स्पेसिस भी हो, कंकैटिनेशन करनी हो, तो आप कैसे करेंगे? नहीं, न्यू लाइन से नहीं होगा। सोचें थोड़ा सा। नहीं,
टैब से भी नहीं होगा। देखिए मुझे आउटपुट पे जो मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ ना, उस वक़्त ध्यान रहे ए की वैल्यू है। तो ए तो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर मैं टैब और न्यू लाइन नहीं दे सकता ना, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे दूँ? अच्छा चलें टैब भी देना है, कैसे वेरिएबल के अंदर टैब कैसे आएगा? यानी ए है, एक एक वेरिएबल है और उसके अंदर मुझे चलें न्यू लाइन करना है, टैब करना है प्रोग्रामिंग के बाद कैसे करूँ? ये ध्यान रहे कि ये पूरा का पूरा ए का कंटेंट है इस वक़्त प्रोग्रामिंग सिम्प्लीफाइड। तो कैसे कर सकता हूँ? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कैसे कर सकते हैं इसमें। चलें सपोज़ कर लेते हैं मुझे क्या करना है, पहले तो स्ट्रिंग ए चाहिए और उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए। अब अगर मुझे स्पेस चाहिए तो क्यों ना यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ strcat और कंकैटिनेशन मुझे करानी है इस ए में मैं अगर सिंपली ये लिख दूँ, इससे क्या होगा आपका ख़्याल? क्या ख़्याल है इस लाइन से क्या फ़र्क पड़ेगा? ओहो! दोबारा से लिख देता हूँ मैं इसको क्लियर करके। मैं ये लाइन लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लाइन क्या है strcat और मैंने ए में ही क्या किया, स्पेस को कनकैटिनेट करा दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी क्लास, अगर मैं पहले ए में स्पेस को कनकैटिनेट करा दूँ, तो फिर वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, मेरा कंटेंट जो है चेंज होकर ए की वैल्यू एक्चुअली क्या हो जाएगी प्रोग्रामिंग और उसके आगे खुद ब खुद एक स्पेस ऐड हो जाएगा। और अब अगर मैंने इसमें बी को कनकैटिनेट कराया तो वो कहाँ से कनकैटिनेशन स्टार्ट होगी, इस जगह से। तो आ गया मेरे पास स्पेस। तो मैंने अगर 2 मरतबा कंकैटिनेशन ऑपरेशन किया, एक मरतबा मैंने कंकैटिनेट करते हुए अपेंड कर दिया सिर्फ़ स्पेस को और फिर उसके बाद मैंने लास्ट नेम को कर दिया, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मेरे पास स्पेस आ जाएगा। ये बात समझ में आई है क्या की है? पहले मैंने स्पेस को कंकैटिनेट किया यानी एंड पे मुझे स्पेस चाहिए था, मैंने स्पेस ऐड कर दिया। ऐड करने का तरीका क्या है? मैं कंकैटिनेट ही कर सकता हूँ। तो मैंने ए के आगे स्पेस को ऐड कर दिया और फिर स्पेस जब ए के साथ स्पेस भी आ चुका है तो उसके बाद मैंने बी को कंकैटिनेट कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बीच में मेरे पास स्पेस आ गई। इट्स लाइक कि आपने ट्रेन के डब्बे तो देखे, लेकिन अगर आपने एक और चीज़ देखी हो जो कहलाती है मालगाड़ी, जो आपका सामान वगैरह लेके जाती है, ऑयल वगैरह लेके जाती है। बाज़ औक़ात उसमें आपने देखा होगा कि आपकी अ, टैंक्स भी हो रहे होते हैं, आर्मी का जो होता है कहना चाहिए कि व्हीकल, कहना चाहिए मिलिट्री व्हीकल भी उसमें मूव किए जा रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मैं 2 ट्रेन्स को भी जोड़ना चाहता हूँ और उन दोनों के बीच में एक एक डब्बा जो है मैं वो आर्मी व्हीकल का लगाना चाहता हूँ। ठीक है? डिफरेंट करने के लिए मैंने आर्मी व्हीकल किया। आर्मी व्हीकल इज़ लाइक अ स्पेस, खाली वो डब्बा लगाना चाहिए, वो बाद में लोड होगा। तो उन दोनों के दरमियान मैंने क्या किया, पहले एक ए के 3 डब्बे लगा दिए, ठीक है? उसके बाद मैंने वो आर्मी व्हीकल वाला ब्लॉक लगाया और फिर उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, दूसरी ट्रेन के 4 डब्बे लगा दिए। तो इस तरीके से दोनों जो मेरे नॉर्मल सिविलियन ब्लॉक्स हैं या सिविलियन ट्रेन के डब्बे हैं, उनके दरमियान में एक स्पेस आ गया। वो स्पेस कैसे आया? क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ एक पिक्चर देना चाह रहा हूँ कि ट्रेन को आप अरेंज कर सकते हैं। आप मतलब ज़हन लगा सकते हैं कि हाँ, इस तरह ये डब्बा लगा हुआ होगा, फिर उसके बाद ये आपकी जो है मालगाड़ी का डब्बा होगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा से ट्रेन। तो आप उसको पिक्चर कर सकते हैं। तो वही सब एक्चुअली मैंने यहाँ पे किया है। प्रोग्रामिंग मेरे एक्चुअल डेटा है, सिम्प्लीफाइड मेरा एक्चुअल डेटा, उसके दरमियान में मैंने पहले बीच में अपेंड क्या कर दिया, स्पेस। तो एक्चुअली वो बीच में अपेंड नहीं हुआ है, मैं बीच में कुछ भी नहीं लगा सकता। पहले ज़ाहिर-सी बात है मुझे ए को लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे वो अ, मालगाड़ी का डब्बा लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे लाना पड़ेगा बाकी डब्बों को। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि पहले मैं प्रोग्रामिंग और सिम्प्लीफाइड को जोड़ दूँ और फिर किसी तरीके से उठा के तो नहीं ला सकता, उसको तो मुझे रेल्स पे मूव करवाना है।
तो ये सिनेरियो इसी तरह पॉसिबल है कि पहले मुझे कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी उस एम्प्टी या मालगाड़ी वाले डब्बे की, या जिसे मैं स्पेस कह रहा हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद मुझे कंकैटिनेशन करनी पड़ेगी एक्चुअल डेटा की। तो इस सिंपल अप्रोच से इस कोड में सिर्फ इस चेंजेस की वजह से मैं स्पेस इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई भी कीजिएगा आप लोग कि ये काम करता है कि नहीं। अगर मुझे स्पेस चाहिए, हो सकता है मैं एग्जाम में पूछ लूँ, हो सकता है मैं क्विज में पूछ लूँ, कहीं पे भी ये मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, क्विज को होपफुली आपको याद होगा। नेक्स्ट वीक मैंने 2 चैप्टर बताए थे, एरेज एंड पॉइंटर्स। अच्छा जी, इसके बाद एग्जाम्पल हमारे पास है कौन सी, कंपेयर का हम काम कर रहे हैं। यानी मैं जानना चाहता हूँ यूजर ने 2 स्ट्रिंग जो एंटर किए वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है आता है मेरे पास इंटीजर। अब इंटीजर में या तो वो 0 आएगा, या तो प्लस का कोई नंबर आएगा, +1 कह लें, या फिर वो मेरे पास -1 आएगा। इक्वल के केस में मेरे पास हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यानी अगर सिर्फ मैंने इक्वालिटी टेस्ट करनी है, और इट डजेंट मेक सेंस कि मैं ग्रेटर देन या लेस देन चेक करना चाह रहा हूँ, ज़्यादातर इक्वल या नॉट इक्वल ही चेक करता हूँ। तो मुझे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है कि कब -1 आएगा या कब +1। मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 0 का मतलब है मैच्ड। ठीक है, तो अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो मैं उसको कंपेयर कराता हूँ 0 से। तो 0 = 0 का मतलब है ट्रू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं कह दूंगा स्ट्रिंग इक्वल है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है, यानी 0 नहीं आता इसका रिजल्ट, तो मैं कह दूंगा स्ट्रिंग नॉट इक्वल है। तो इसमें देख लेते हैं सैंपल आउटपुट क्या है हमारे पास। तो एंटर किया गया सिंप्लीफाइड एंड सिंप्लीफाइड, और रिजल्ट आया नॉट इक्वल। ऐसा क्यों हुआ जी क्लास, इसका रिजल्ट नॉट इक्वल क्यों आ रहा है? कोई बताना चाहेगा मुझे कि इन दोनों का रिजल्ट नॉट इक्वल क्यों आ रहा है? दोनों तो सिंप्लीफाइड है। जी क्लास, आर यू विथ मी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसका रिजल्ट स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल क्यों आ रहा है? जल्दी से बता दीजिए। रमशा ने हैंड रेस किया। रमशा, आप मुझे चाहती हैं कि मैं म्यूट करूं? सर, चूंकि एक में एस स्मॉलर है और एक में एस कैपिटल है, इसलिए अनइक्वल है। अगर इनको जो आपने हमें चार्ट बताया था उसके हिसाब से देखें तो इन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, तो इस हिसाब से ये दोनों अनइक्वल हैं। ठीक है, तो यही इसका जवाब है। केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं तो केस सेंसिटिव है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये चीज़ इग्नोर कर दे फंक्शन, तो ये वाला स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन इग्नोर नहीं करेगा। आपको अपना खुद फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कैपिटल और स्मॉल दोनों को सेम ही डील करे। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको अगर चाहिए तो फंक्शन खुद ही से बनाना पड़ेगा। ये फंक्शन केस सेंसिटिव है, यानी ये कैपिटल एस और स्मॉल एस को डिफरेंट ट्रीट करता है। और यहाँ पे भी यही हुआ है। पहले वाले में देखा जाए गौर से तो एस स्मॉलर था या लोअर केस लेटर था, और दूसरे वाले सिंप्लीफाइड में एस अपर केस लेटर था। तो जब कंपैरिजन हुआ तो यहीं पे पता लग गया कि दोनों स्ट्रिंग अनइक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। और देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल है। बिल्कुल, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, और इत्तेफाक से ये हमारे पास केस कन्वर्जन की एग्जाम्पल है। ये एक और फंक्शन है जो मैंने अभी आपको चार्ट में नहीं बताया, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करता है हमारे पास। और ये फंक्शन है कि मैंने यूज़र से एक स्ट्रिंग लिया, ये स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग ले लिया ये। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक स्ट्रिंग एंटर करें, मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा, और एक स्ट्रिंग एंटर करें, मैं इसको अपर में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी स्ट्रिंग को मैंने लोअर में कन्वर्ट कर दिया है, और दूसरे वाले स्ट्रिंग को मैंने अपर में कन्वर्ट कर दिया है। तो str_lwr एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देता है, और str_upper एक ऐसा फंक्शन है जो इसको अपर में कन्वर्ट करता है। तो अब आपको इससे थोड़ी सी हिंट भी मिल गई होगी। ये पिछली वाली एग्जाम्पल में अगर आप केस को इनसेंसिटिव बनाना चाहें तो इनमें से कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। यानी दोनों फंक्शंस को लोअर में कन्वर्ट करके कंपेयर करा लेंगे, तो वो चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, वो लोअर में हो जाएगा, तो रिजल्ट सेम दे देगा। तो अगर आप केस इनसेंसिटिव करना चाहते हैं तो इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं उस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसका सैंपल आउटपुट देख लेते हैं।
सैंपल आउटपुट इसका है नहीं है, इसका कोई सैंपल आउटपुट ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन आप समझ गए बात क्या होगा कि अगर मैंने इसे एंटर किया, मैं इधर लिख के बात समझा देता हूँ जो लोग ना समझे हों। से मैंने यूजर ने स्ट्रिंग 1 में एंटर किया आतिफ, तो अगर इस पे मैंने कौन सा फंक्शन लगाया है, लोअर वाला, यानी strLWR करूंगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो बन जाएगा, सारे के सारे लोअर हो जाएंगे। ठीक है, डजेंट मैटर कोई कौन से बड़े थे कौन से छोटे थे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा सारे के सारे करेक्टर लोअर हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे मैं टी को कैपिटल कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे मैं पूरा का पूरा अपना जो है ये कैपिटल कर दूं, लेकिन ये पता है कि जब इस फंक्शन से पास होकर आएंगे तो ये सारे के सारे स्मॉलर हो जाएंगे। और सिमिलरली जो मेरे पास ये दूसरा फंक्शन है, इसमें कह सकते हैं कि अगर मैंने ये पास किया और इसको पास कर दिया str UPR, तो इस फंक्शन के थ्रू जब भी ये गुजरेगा तो इसकी यही आउटपुट आएगा, डजेंट मैटर। ठीक है, डजेंट मैटर मैं इसको कैपिटल ही सप्लाई कर दूं, लेकिन इसको पता है कि मुझे आउटपुट पे जो है सब कैपिटल देने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इनपुट पे किस फॉर्म में आ रहे हैं, बी आर होगा तो तब भी वही दे देगा, क्यू यू आई भी होगा तब भी वही दे देगा, सारे के सारे स्मॉल होंगे तब भी यही दे देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग अपर और स्ट्रिंग लोअर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि इनको अल्फ़ाबेट्स ही प्रोवाइड किए जाएं। अगर इनको नंबर सप्लाई करते हैं तो आई एम नॉट श्योर, मैंने ट्राई नहीं किया कि अगर मैं इनको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा यानी 8 9 10 तो उस केस में ये क्या करेगा, तो उसका मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, लेकिन इट मेक्स नो सेंस कि आप अपर और लोअर केस के फंक्शन को क्या सप्लाई कर रहे हैं, नंबर सप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी ये फंक्शन यूज़ करें तो कोशिश करें कि आप वो चेक लगा लें कि अगर विद इन रेंज है, इस अल्फ़ाबेट्स की रेंज में है तो ही ये फंक्शन कॉल करें, वरना आपको पता है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा या प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, और आप इन दोनों सिचुएशन से डील नहीं करना चाहेंगे, तो आप पहले ही डील कर लें। बस फ़र्क ये है कि लोअर वाला हमेशा लोअर रिजल्ट देगा और अपर वाला हमेशा अपर देगा, डजेंट मैटर इनपुट पे स्मॉल थे या कैप्स थे। ठीक है, तो हमारा लेक्चर आज यहीं तक था। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो लाइब्रेरी फंक्शन से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। जी क्लास। कोई क्यूरी हो, कन्फ्यूजन हो, या फिर क्लियर है तो वो भी बता दीजिए। चलिए, मैं आपकी खामोशी को हमेशा की तरह यही एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों को क्लियर है, तो फिर लेक्चर कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।